औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। आर्टिकल 7 टू 28 है, लेकिन मैंने 8 रखा है, 7 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि पार्ट 2 जो है ना, जो सेकंड पार्ट है, वो आर्टिकल 7 से 28 तक है। ये फंडामेंटल राइट्स 7 में नहीं लिखे हैं, वो 8 में लिखे हैं, तो इसलिए मैंने 8 से शुरू किया है। हालांकि मुझे 7 से शुरू करना चाहिए था, लेकिन फंडामेंटल राइट तो 7 में है नहीं। 7 में तो डेफिनेशन ऑफ द स्टेट है, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स की बात की जा रही है, वो हम आपको बताते हैं। लोहा कुरानी पढ़ लीजिए, ध्यान में बैठा लीजिए, ये दुआ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह में तेरी पनाह चाहता हूँ फिक्र और गम से। ठीक है, फिक्र और गम से पनाह मिल गई आपको। तेरी पनाह चाहता हूँ अजीज़ी और सुस्ती से। अजीज़ी और सुस्ती से आपकी जान छूट गई, आप ताकतवर हो गए, चुस्त हो गए, सेहतमंद हो गए। और तेरी पनाह चाहता हूँ बुज़दिली और बुखल से। बुज़दिली से आप बच गए और कंजूसी से बच गए। और तेरी पनाह चाहता हूँ कर्ज के बोझ से। कर्ज के बोझ से आप बच गए और लोगों के दबाव से, यानी लोगों के दबाव से भी बच गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फस्तगी लिरब्बिका वन्हर नशनी को रफ्ता। अब ये देखिए, आर्टिकल पार्ट 2 में मैंने 7 से 40 की बात की है, तो अभी हम फिर मैं कहूँगा फंडामेंटल राइट 8 टू 28 है। आज हम इस पे बात करेंगे 8 से 28 तक, लेकिन 7 का जिक्र करेंगे। लेकिन 29 से 40 हम नहीं पढ़ेंगे, गरचे ये पार्ट 2 का हिस्सा है। जो पार्ट 2 जो है आइन का, वो उसमें 2 हिस्से हैं। एक है फंडामेंटल राइट और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज गवर्नमेंट के लिए, जो गवर्नमेंट कैसे हुकूमत चलाएगी। इसमें पॉलिसीज और गवर्नमेंट की स्पेलिंग में मिस्टेक है, जरा देख लीजिएगा। फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे लिए है, हम जो सिटीजन के लिए। अगर कोई बाहर से हमारा दोस्त आया है जॉन, वो अगर उसके लिए फंडामेंटल राइट नहीं है, तो पाकिस्तानी सिटीजन है। हाँ, कोई जॉन है, उसने पाकिस्तान की नेशनलिटी ले ली है, तो फिर उसको उसके लिए भी ये लॉ, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको मिलेंगे। ये फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, ये हम आपकी बात करते हैं, आपसे समझाते हैं आपको। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया है फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ली क्यों हमने, इसके लिए हमने आपको बताया पार्ट 2 में 2 चीज़ें हैं। हम एक कवर करेंगे, एक को नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, समझ गए? इसको नहीं ले रहे, हम सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे और आर्टिकल 7 को भी डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और हमें करना चाहिए। आर्टिकल 7 क्या कहता है पार्ट 2 का, कि जो स्टेट्स हैं उससे मुराद है फेडरल गवर्नमेंट, जो इस्लामाबाद में है। पहले इमरान खान की थी, फिर शहबाज शरीफ की थी, और अभी किसकी है? बाबा, अभी तो केयर टेकर गवर्नमेंट आई हुई है, पता है आपको। मजलिस शुरा को भी इसने स्टेट का दर्जा दिया है यहाँ पे, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी कहा है, और प्रोविंशियल असेंबली को भी कहा है, और लोकल अथॉरिटीज़ को भी कहा है, जो लोकल बॉडीज़ जो होती हैं। हर वो लोकल बॉडीज़ और हर वो प्रोविंशियल असेंबली, गवर्नमेंट, मजिस्ट्रेट और फेडरल गवर्नमेंट जो टैक्स इम्पोज कर सके, ये इसकी बात कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, द स्टेट इज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एट ऑल लेवल पे, सिटी लेवल पे, सूबा लेवल पे, कंट्री लेवल पे। जो गवर्नमेंट है वो टैक्स जो है वो लगाने का इख्तियार रखेगी, अगर उसको आइन ने कहा है। तो ये टैक्स हर कोई नहीं लगा सकता, याद रखिएगा। टैक्स लगाने का इख्तियार जो है वो आइन के पास है, और वो पार्लियामेंट को दिया जाता है ये इख्तियार। ठीक है, लेकिन अगर डेलीगेट कर दिया है किसी को, जैसे हम देखते हैं कि फाइन लग गया, कोई पेनल्टी लगा दी, या कोई छोटा मोटा टैक्स या सेस लग गया, ऐसा लग सकता है, कोई और भी लगा सकता है, लेकिन असल पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है, मजलिस शूरा के पास है। पाकिस्तान में पार्लियामेंट मत बोला करें, मजलिस शूरा बोला करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मजलिस शूरा कहा गया है। ठीक है, तो पार्लियामेंट कह सकते हैं, लेकिन मजलिस शूरा का लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर है। ये बात से आर्टिकल 7 ने सिर्फ टैक्स की बात की है, कि टैक्स जो है हुकूमत लगा सकती है। ठीक है ना, ताकि मुल्क चलाना है भाई, मुल्क बगैर टैक्स के तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको पता है हमारे मुल्क में टैक्स बहुत लगता है, हर जगह पर टैक्स लग रहा है, हर चीज़ पर टैक्स लग रहा है। तो कौन कौन लगा सकता है, इसमें बताया है कि फेडरल गवर्नमेंट, मजलिस शूरा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल असेंबली, और लोकल अथॉरिटीज़ वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये सब क्या होती है, फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, मुझे पता है, आपको नहीं मालूम होगा। मजलिस शूरा भी नहीं पता होगी आपको। नहीं, अभी ये तो बता में अगले टॉपिक्स में आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, तो अभी नहीं बता सकता।
बस अभी याद कर लें कि कोई फेडरल गवर्नमेंट होता है, कोई मजलिस शूरा होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल असेंबली होती है, लोकल अथॉरिटी होती है। ये हम बाद में बात कर लेंगे लोकल बॉडीज़ क्या हैं, अथॉरिटीज़ क्या हैं। यहाँ पर सिर्फ ये हो रहा है कि जो भी है गवर्नमेंट किसी भी लेवल पे वो टैक्स लगा सकती है अगर आइन कहता है, और असल में हक जो है वो टैक्स लगाने का वो पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, तो ये टैक्स समझ में आ गया, तो पार्लियामेंट टैक्स लगाती है, लेकिन उसके अलावा भी लगा सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ से शुरू है असल कहानी। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? आर्टिकल 8 ने कहा कि जो आइन ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जो हम पढ़ेंगे कौन कौन से आर्टिकल 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये इतने सारे हमने आर्टिकल पढ़े, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसमें ये जो आर्टिकल में जो राइट्स दिए हैं एक सिटीजन को, वो छीने नहीं जा सकते। पक्की बात होगी। यानी गवर्नमेंट, डब्बा नंबर 2 क्या कह रहा है? अगर प्रेजेंटर और बिल कहते हैं, जो लॉ बनता है तो उसके कागज होते हैं ना, जो वर्किंग पेपर्स, वो प्रपोजल्स जो होते हैं वो उसे बिल कहते हैं। कोई भी ऐसा प्रपोजल किसी भी हाउस में नहीं रखा जाएगा जिसमें जो आर्टिकल हैं हमने अभी पढ़े, जो सारे इतने सारे आर्टिकल 9 से लेकर 28 तक, उनको चेंज किया जाए, जिससे क्या हो कि किसी भी सिटीजन के को मजबूर किया जाए कि वो काम करे जो उसको करना नहीं है, और हम उससे या उसके राइट्स कम कर दें जो आइन ने दे दी हैं 9 से लेकर 28 तक, वो हमारा हक है और हमें मालूम होना चाहिए। हमें मालूम नहीं होता है ना, तो इसलिए हम बेवकूफ़ बने रहते हैं। आप अभी पढ़ेंगे आर्टिकल 9 से लेके 28, उसके बाद आप पकड़ जाएंगे आज कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, हम आम लोग नहीं हैं। ये मालूम होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। फिर आखिरी डब्बा है पार्लियामेंट मस्ट इंश्योर। पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना। पार्लियामेंट ये इंश्योर करेगी कि कोई भी जो राइट है 9 से लेकर 28 तक वो छीना ना जाए, कोई ऐसा कानून ना बने जिससे वो राइट छीन लिया जाए, ठीक है ना। देखते हैं वो लॉ क्या है, देखिए। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। आर्टिकल 4 जो हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, वो जो राइट्स हैं वो किसके लिए? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी हैं, और अगर कोई बाहर से आता है उसके लिए भी है। तो क्या राइट्स हैं? कि मिसाल के तौर पे कि वो राइट्स हैं कि उसकी लाइफ, उसकी यानी ज़िंदगी, कोई उसे मर्डर नहीं करेगा, कोई उसकी लिबर्टी, उसकी आज़ादी को रोकेगा नहीं। कोई मेरा दोस्त बाहर से आया है, या मैं पाकिस्तानी हूँ, तो ना मेरी कोई लिबर्टी को रोकेगा, ना मेरे दोस्त जो अमेरिका से आया उसकी कोई लिबर्टी रोकेगा, ना बॉडी, कोई इसको बॉडी पे कोई हिट नहीं करेगा, गोली नहीं चलाएगा, डंडा नहीं मारेगा, कोई इसको नहीं मार सकता। लाइफ भी पुरसुकून होनी चाहिए, लिबर्टी भी पुरसुकून होनी चाहिए, और बॉडी भी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। कोई इसको नुकसान पहुंचाएगा तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन लेगी। अगर मेरी रेपुटेशन को कोई ख़राब नहीं कर सकता, मेरी प्रॉपर्टी को कोई छीन नहीं सकता, याद रखिएगा। अक्सर क्या होता है, कब्जा ग्रुप आ जाते हैं ना, आपने देखा होगा, प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं और आपको घर से निकाल देते हैं। तो ये अगर करता है कोई, तो आपकी हुकूमत पाकिस्तान मदद करेगी, ये आपका राइट है, चाहे पाकिस्तानी है या नहीं है। अच्छा, ये हो गया डब्बा आखिरी दो डब्बे देख लेते हैं, 4B और 4C। 4B क्या कहता है? कोई भी आदमी को, किसी भी आदमी को रोका नहीं जा सकता कि वो कोई ऐसा काम करे जो इसकी इजाज़त है। मिसाल के तौर पे नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, अब आप किसी को रोकें तो नमाज़ नहीं पढ़ोगे। जुलूस निकालने की इजाज़त है, आप किसी को रोकें तो जुलूस नहीं निकालोगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आप जो आपको राइट दिया आइन ने, वो आप इसको एंजॉय करेंगे, ठीक है। फिर क्या है? आर्टिकल 4C क्या कहता है? नो पर्सन शुड बी कंपेल्ड टू डू विच द लॉ डज नॉट रिक्वायर। किसी आदमी के को ऐसा हम कह नहीं सकते तुम ये काम करो, लॉ ने मना किया मत, तो हम उससे कहें तुम्हें करना पड़ेगा। हम बेखामोखा क्यों भाई हम किसी से कहेंगे भाई कि तुम जो है मिसाल के तौर पे रात को 3 बजे एक्सरसाइज करो, भाई कानून तो नहीं कहता, तो हम उससे कहेंगे नहीं तुम्हें करनी पड़ेगी, करो। तो आप कहेंगे क्यों करूँ मैं? भाई मैं जो लॉ ने तो नहीं कहा है करने को, मैं क्यों करूँ? या मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने कहा टैक्स 10% दो, हम कह रहे हैं तुम 15% दो, तो क्या क्यों दो भाई? लॉ तो 10% कह रहा है, मैं 10 दूंगा, मैं 15 क्यों दूँ? ठीक है ना, समझ में आ गया? तो ये याद रखेगा। तो ये
ये समझना है कि किसी हर आदमी की बॉडी, उसकी क्या लाइफ और उसकी लिबर्टी, उसकी रेपुटेशन, उसकी प्रॉपर्टी महफूज है पाकिस्तान के अंदर। पता नहीं, लोग तो कहते नहीं है ऐसा, जो हालात नजर आते हैं हम देखते हैं, लेकिन बहरहाल आइन तो ये कह रहा है। अब ये हमें बताना पड़ेगा ना पुलिस वालों को और गवर्नमेंट को, जो सियासतदानों को, भाई हमारी लाइफ, लिबर्टी और बॉडी, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी महफूज है, आप हमसे छीन नहीं सकते। ठीक है, आप हमसे वो कोई काम से रोक नहीं सकते जो हमारा हक है। अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप हमें प्रोटेस्ट करने दें। आप कौन होते हैं रोकने वाले? इसी तरह कि आप हमें मिसाल के तौर पे कोई ऐसा काम करवाएं हमसे, ज़बरदस्ती करवाएं जो कानून ने कहा है नहीं करो, हम क्यों करें फिर वो? ठीक है ना, आप ज़बरदस्ती कहेंगे ये काम करो, इसकी तारीफ करो, इसकी बुराई करो, क्यों करें भाई? हम वो करेंगे जो कानून ने कहा है, या अपनी मर्जी से करेंगे। ठीक है ना, तो ज़बरदस्ती क्यों, हमारे पर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इस सब चीज़ पे। ये है आर्टिकल 9 से लेके आर्टिकल 28। ये है असल में फंडामेंटल राइट। ये सिर्फ पाकिस्तान के शहरी को है। क्या मतलब? लाइफ और लिबर्टी, ये तो उस आर्टिकल 4 में गैर शहरी को दी हुई है, लेकिन यहाँ पे शहरी की बात की है। तो आर्टिकल 4 में तो गैर सिटीजन को भी मिल जाएगी ये चीज़, लेकिन आर्टिकल 9 जो कहता है वो शहरी की बात करता है, गैर शहरी की बात नहीं कर रहा है। यानी जॉन को नहीं मिलेगी, अब्बास को मिलेगी। मेरी लाइफ और लिबर्टी ये मेरी महफूज है, कोई मुझे मार नहीं सकता, कोई मुझे आज़ादी नहीं छीन सकता। अब ये नहीं, आदमी को फांसी की सज़ा होती है, मार तो देते हैं, कानून मारता है, तो भाई जुर्म करोगे तो मारेंगे ना, खामोखा तो नहीं मार रहे ना। लिबर्टी, जेल में बंद कर दिया तो लिबर्टी तो बंद हो गई, तो जुर्म किया तो लिबर्टी खत्म हुई ना। जुर्म नहीं करोगे तो लिबर्टी तो है। लाइफ और लिबर्टी, अगर आप जुर्म करेंगे तो आपको डेफिनेटली खत्म हो जाएगी, वरना आपको खामोखा लाइफ और लिबर्टी आपकी बंद नहीं होगी। समझ में आ गया? अब आर्टिकल 10 कहता है अगर किसी को पकड़ा है पुलिस ने, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको अदालत में लेके जाना पड़ेगा। पुलिस पकड़ के तो लेती है, लेकिन कई कई साल अपने पास रखती है, कई कई महीने रखती है, कई कई दिन रखती है। तो ये चीज़ गलत है। आपको लॉ मालूम हो गया आज के बाद से, अगर पुलिस आपके किसी भी आदमी को उठा के लेके जाए, 24 घंटे के अंदर वो आदमी अदालत में आएगा, और अदालत का जज जो होता है वो फेवर करता है। तो अगर वो पुलिस बदमाश होती है, तंग करती है, हर पुलिस बदमाश नहीं होती, मतलब आम बात कर रहा हूँ, तो अगर फिर आर्टिकल 24 जो है, आर्टिकल 10 जो है वो कहता है 24 आवर्स के अंदर पुलिस ने लाजमी अदालत में बंदे को लेके आएंगे, आप अपने बंदे से मिल लेना अदालत में। नॉर्मली पुलिस के पास जब बंदा होता है तो पुलिस मिलने नहीं देती, लेकिन 24 घंटे का इंतज़ार करो और आप मिल लो, या 24 घंटे में बेल ले लो, उसे बेल पर छुड़ा लो, पोस्ट अरेस्ट बेल कहते हैं इसको, तो भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना, वरना बेल नहीं ले पा रहे आप लोग, तो 24 घंटे के बाद तो आपको अदालत में आपका बंदा मिल जाएगा, आप उससे बात कर लेना। आर्टिकल 11 कहता है कि आप किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते कि तुम मेरे यहाँ काम करो। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैं कहूँगा नहीं, मैं तुम्हारा रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तुम्हें मेरे पास काम करना पड़ेगा। या हम किसी बच्चे को ज़बरदस्ती अपने पास मुलाजिम नहीं रख सकते। अक्सर लोग रख लेते हैं, गलत करते हैं। ये दो चीज़ों को कवर कर रहा है, बच्चे को भी कवर कर रहा है और एक आम आदमी को भी कवर कर रहा है कि आप किसी को ज़बरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते, तुम मेरे पास काम करोगे और कहीं और नहीं करोगे। ठीक है ना। आर्टिकल 12 कहता है कि रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं होगी। तो ये मैंने आपको समझाऊंगा कि रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट क्या होती है डायग्राम से, तो आप देख लीजिएगा, समझ जाएंगे आप लोग। रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट याद रखना आर्टिकल 12। आर्टिकल 13 कहता है डबल जॉपर्डी नहीं होगी। मतलब क्या, एक जुर्म आपने किया, हमारे घर में क्या होता है, एक हम गलती करते हैं, अब्बू पीटते हैं, उसके बाद अम्मी पीटती हैं, अप्पी पीटती है, भाईजान पीटते हैं, 4 दफ़ा सज़ा मिल जाती है हमें। तो एक जुर्म की लॉ कहते हैं एक ही दफ़ा सज़ा होगी। अब आइंदा कभी आपके घर में ऐसा हो तो बता दीजिएगा, भाई एक दफ़ा पिट गया हूँ मैं, बस काफ़ी है, अब डबल पिटाई नहीं होगी मेरी। तो इसी तरह एक आदमी को एक जुर्म की एक ही दफ़ा सज़ा मिलेगी, 2 दफ़ा उसकी सज़ा नहीं मिलेगी उसी जुर्म पे। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी आदमी अपने खिलाफ गवाही नहीं देगा। मतलब आप उसे कह नहीं सकते, मजबूर नहीं कर सकते कि अपने खिलाफ गवाही दो कि तुमने जुर्म किया है, बोलो 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 तुमने जुर्म किया है, बोलो तुमने जुर्म किया है। तो ऐसा नहीं कर सकते, अदालत को यहाँ हासिल नहीं है। लेकिन कुरान कहता है कि आपने जुर्म किया है तो आपको बोलना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल 13 को कुरान से मैच नहीं हो रहा है, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। अब ठीक है, इसे समझना चाहिए थोड़ा सा, हमें समझना पड़ेगा। ये आइन में इख्तलाफ आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए।
कानून शहादत ऑर्डर 38 से 39 इसी चीज़ को कहता है कि कोई शख्स अपने खिलाफ गवाही देने नहीं देगा, ना उसको मजबूर किया जाएगा कि तुम दो। आर्टिकल 14 जो है वो डिफेमेशन पे है। किसी आदमी को आप बदनाम नहीं कर सकते, आप नहीं कह सकते कि वो आदमी गंदा है, बुरा है, ऐसा नहीं कह सकते। ये खवातीन को बड़ी आदत होती है, तो आर्टिकल 14 जो है खवातीन जरा गौर से पढ़ें कि ये जो हरकतें ना करें, वरना सज़ा हो सकती है। किसी के कैरेक्टर को, किसी के रेपुटेशन को आप ख़राब नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 कहता है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ठीक है, आप कहीं भी जा सकते हैं, पाकिस्तान के पूरे शहर में घूम सकते हैं, हर शहर में, लेकिन उन शहरों में मना किया गया। इस मिसाल के तौर पे आप जहाँ पे डिफेंस की जगहें, वो जगह आपको मना किया गया, जहाँ डिफेंस इक्विपमेंट रखे हैं ना, वो आपको मना करते हैं, वो सेंसिटिव इलाके हैं। बाकी आप हर जगह जा सकते हैं, कोई मना नहीं है, ठीक है ना, ये याद रखिए। फ्रीडम मूवमेंट है। और लेकिन एक और चीज़ ये फ्रीडम मूवमेंट है कि मैं गर्ल्स कॉलेज चला जाऊँ, क्या मैं तो फिर आप गर्ल्स के वो वॉशरूम में चला जाऊँ? नहीं, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, एथिक्स है, उसका तो ख्याल रखना है आपको। आर्टिकल 16 कहता है फ्रीडम ऑफ असेंबली। असेंबली का मतलब क्या है? आप गेट टुगेदर कर सकते हैं, मजलिस कर सकते हैं, मिलाद कर सकते हैं, आप शादी में लोगों को बुला सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं आप। आर्टिकल 17 कहता है फ्रीडम एसोसिएशन की। मतलब क्या? आप मजहबी तंजीम बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, जैसे पीटीआई बन गई, पीपल्स पार्टी बन गई, सही ना, ये तो आप पार्टी बना सकते हैं। आप भी पार्टी बना दीजिएगा, कोई स्टूडेंट जो है एसोसिएशन बनाते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर बन सकती हैं। फिर टीचर्स की एसोसिएशन होती है यूनिवर्सिटी के अंदर। इस तरह ऑफिस में लेबर यूनियन होती है, जिसको हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, वो मजदूरों की यूनियन, ठीक है ना। आर्टिकल 18 कहता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, कि आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई आपको ट्रेड से मना नहीं कर सकता। मैं नहीं कह सकता किसी से कि तुम जो ट्रेड नहीं करोगे, तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस खराब हो रहा है, तुम हटो यहाँ से, बिजनेस में निकलो, जब से तुम आए हो मेरा बिजनेस खराब हो गया है। अगर मैंने एक कोचिंग सेंटर खोला है, सामने साकिब ने कोचिंग सेंटर खोल लिया है, तो मैं इसको कहूँ साकिब अपना कोचिंग सेंटर बंद करो, मुझे करने दो यहाँ काम, तुम यहाँ से जाओ, तो ये नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, हर आदमी को हक है कि वो ट्रेड करे, ट्रेड करना एक हक है इसका, हर आदमी ट्रेड करता है, और इस्लाम ट्रेड को पसंद करता है। मेरे नबी पाक ने कभी नौकरी नहीं की, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नौकरी नहीं की, वो हमेशा उन्होंने ट्रेड किया। तो ट्रेड करना तो सुन्नत है, और हमको करना भी चाहिए। आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये इसको ज़रा हम लोग बड़ा गलत यूज़ करते हैं, अखबार और टीवी बहुत ज़्यादा फ्रीडम के चक्कर में बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं। तो ये ज़रा फ्रीडम ऑफ स्पीच का ख्याल रखें। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप डिफामेशन, यानी आर्टिकल 14 को देखें, इसमें क्या आपने पढ़ा था, डिग्निटी नहीं खराब हो। आर्टिकल 19 को, आर्टिकल 14 दोनों को समझना चाहिए साथ, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आप स्पीच है, आप बोल सकते हैं। अब मज़े की बात यह है कि इसका कोड हम देख लेते हैं। देखिए पहले वाले कॉलम का कोड क्या है? आर्टिकल 9, 10, 11, 12 का कोड है LLAFR। ये LL है, ये एक ही है, AFR यानी LL है लाइफ लिबर्टी, आर्टिकल 9, A है आर्टिकल 10, और F से फोर्स लेबर आर्टिकल 11, और R से है रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट मैं आपको बताऊंगा। फिर कोड है DI, डबल जेपर्डी, और क्या नाम है, इनवायोलेबिलिटी जो है, डिफामेशन जिसे कहते हैं। फिर MATS, मैट्स क्या है इसमें? मूवमेंट और असेंबली, एसोसिएशन, ट्रेड और स्पीच। समझ में आ गया? अब एक बड़ा लतीफ़ा बताते हैं आपको। अगर आपकी बीवी कहती है मैं मैके जाऊंगी, आप कहते हैं नहीं जाओगी, तो कहती है आर्टिकल 15 है, मैं जा सकती हूँ, मूवमेंट। अच्छा, अगर आपकी बीवी आपके घर में अपनी अम्मी को, बहनों को बुलाए, तो आप कहें ये क्यों आई, तो कहें फ्रीडम ऑफ असेंबली है, मैं बुला सकती हूँ। अच्छा, आर्टिकल 17 एसोसिएशन है, आपकी बेगम जो है एसोसिएशन बना रही है मर्दों के खिलाफ और औरतों के हक में, तो मैं ये नहीं बनाऊंगी, तो ये आर्टिकल 17 है, बना सकती हूँ। अच्छा, ठीक है ना, तो एक हंसी मजाक की बात थी, ओके। अच्छा, आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 का कोड है 21, 22, 23, 24 का है RTEPP। रिलीजन की फ्रीडम है, आप कोई भी मजहब ले सकते, क्या नाम है इसके हिसाब से, शिया, सुन्नी, ईसाई, पारसी, हिंदू, यहूदी यहाँ पे पाकिस्तान में रह सकते हैं और अपने मजहब के हिसाब से अपनी इबादत कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, आज़ादी है, बिल्कुल आज़ादी है। लेकिन एक दफ़ा आप मुसलमान हो गए तो फिर आप जो है दोबारा कोई दूसरा मजहब नहीं ले सकते। अगर आप लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, उस पर सज़ा है। आर्टिकल 21 कहता है कि जितने जो मजहबी इदारे हैं, चाहे शिया, सुन्नी हो, यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, उनके ऊपर टैक्स नहीं होगा, ठीक है ना।
इसलिए मस्जिदों पे टैक्स नहीं होता। मस्जिद में इनकम होती है, दुकानें होती हैं मस्जिद के अंदर, लेकिन वो टैक्स नहीं होता उनके ऊपर, ठीक है ना। आर्टिकल 22 है, वो क्या है कि रिलीजन की आज़ादी होगी, एजुकेशन की, मतलब हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि तुम इस्लामियात पढ़ो। इसलिए देखें हमारे यहाँ जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स होते हैं, हिंदू स्टूडेंट्स होते हैं हमारे मुल्क में, पारसी होते हैं, हम उनको इस्लामियात नहीं पढ़ाते, कोई और सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आर्टिकल 23 कहता है प्रॉपर्टी खरीद सकते हो अगर लीगल तरीक़ा से प्रॉपर्टी खरीदे हो, चोरी करके, चोरी के पैसे से उससे नहीं खरीद सकते, वैसे आप प्रॉपर्टी अपनी खरीद सकते हैं, कोई मना नहीं है, प्रॉपर्टी खरीदें, ठीक है, खरीद सकते हैं। जैसे इंडिया में पहले था, अब नहीं है, कि इंडियन जो थे वो जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब तो खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पाकिस्तान के किसी भी शहर में, मैं पंजाब में, मैं चाहूँ सिंध में, चाहे बलूचिस्तान में, KPK में प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ। आर्टिकल 24 कहता है जो प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे उसको प्रोटेक्शन होगी, कि आपसे प्रॉपर्टी आपने खरीदी, कोई आप पे इस पर कब्जा करेगा, ये गवर्नमेंट उसको नहीं छीनेगी। हाँ, गवर्नमेंट छीन सकती है, अगर वहाँ ब्रिज बना रही है तो फिर आपको कोई गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी का रिप्लेसमेंट देगी, कोई अच्छी जगह देगी आपको, ठीक है ना। मेरे ख्याल में हो गया, ज़्यादा हो जाएगा टाइम। अब देखिए आर्टिकल 16 क्या है, मैंने बताया ये आपको कि वो आर्टिकल 16 जो है आपको आज़ादी देता है कि आप असेंबली करें, असेंबली यानी गेट टुगेदर करें, जैसे शादी हो रही है, ये लोग डांस पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, असेंबली है। आर्टिकल 16 मैंने पढ़ाया था अभी आपको, पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल 16 में क्या है, देखिए आपने देखा जुलूस है, सकते हैं ये जुलूस निकल रहा है इमाम हुसैन का, ठीक है, तो ये आर्टिकल 16 के हिसाब से ठीक है। आगे बढ़ते जाते हैं, समझ में आया। इसका मिलाद भी कर सकते हैं, ईद मिलादुल नबी अलैहिस्सलाम हम कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, ठीक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद होता है, इस तरह से जो हर मज़हब के हिसाब से अपने जुलूस निकाल सकते हैं, कोई मना नहीं है। असेंबली की इजाज़त है, असेंबली, ठीक है। क्या है आर्टिकल 12 मैंने कहा था रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट के लिए कहा था, मैं आपको बात बताऊँगा। देखिए अगर सीटी बजाने पे एक लॉ बना है 1 जनवरी 2010 को, और लॉ ये है कि 1000 रुपये फ़ाइन होगा अगर आपने गर्ल्स कॉलेज के बाहर सीटी बजाई। जावेद ने क्या किया, 10 अक्टूबर को 2021 में सीटी बजाई और छुप गया। न्यू लॉ बना उसके बाद 1/1/2022 को, और कि अब जो सीटी बजाएगा तो उसको 2 साल की जेल होगी। अब जावेद पकड़ा गया इस लॉ के बाद, तो पहले बताएं जावेद ने जुर्म किया था उस ज़माने में लॉ कौन सा था, तो आप कहेंगे उस वक्त तो 1000 रुपये का फ़ाइन था। जावेद पकड़ा गया है कब है, नए लॉ के बाद, तो अब सज़ा तो जावेद को पुराने लॉ के हिसाब से होगी ना, नए लॉ के हिसाब से तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जावेद ने जब जुर्म किया उस वक्त जो लॉ था वो कौन सा था, 1000 रुपये फ़ाइन का था। भले वो पकड़ा गया है नए लॉ के बाद, लेकिन सज़ा तो उससे पुराने लॉ के हिसाब से होगी, नए लॉ के हिसाब से नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि नया लॉ आने वाले वक्त के लिए होता है, पिछले वक्त के लिए नहीं होता। समझ गए ना, इसे कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। रिट्रोस माने पास्ट, यानी पास्ट का में कोई जुर्म आपने किया है उसकी पनिशमेंट नए लॉ के हिसाब से नहीं होगी, पास्ट के लॉ जो भी है, जो भी होगा वो लॉ जिस वक्त आपने जुर्म किया था उसके हिसाब से सजा होगी, इसे कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। ये आर्टिकल 10 क्या है कि पुलिस ने अरेस्ट किया ज़हीर को 10 बजे सुबह मंडे को, तो पुलिस जो है वो ट्यूसडे को 10 बजे मजिस्ट्रेट यानी जज के पास लेके जाएगी। ये मैंने अभी आपको बताया था आर्टिकल 10, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा, समझा दी मैंने आपको। क्लियर हो गई बात? पीछे कर लें, आगे पीछे कर सकते हैं, आप पीछे करके देख लें, मैंने पढ़ाया अभी आपको। अब दूसरे आर्टिकल पढ़ेंगे, वो ख़त्म पे हमारी लेक्चर। आर्टिकल 13 मैंने बताया था डबल जेपर्डी नहीं होगी, मतलब एक दफ़ा अशके को थप्पड़ पड़ गया, फिर दोबारा थप्पड़ पड़ रहा है, जुर्म बेचारे का एक ही है कि उसने क्या किया था, स्कूल में चीटिंग की थी, तो उसकी पहले बड़ी बहन ने थप्पड़ मारा, फिर उसकी छोटी बहन ने उसको थप्पड़ मारा, तो ये गलत है, डबल सज़ा नहीं हो सकती, आर्टिकल 13 कहता है। अब फंडामेंटल राइट्स में आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 24 तो हमने पढ़ लिया। 25 आर्टिकल कहता है कि हर सिटीज़न बराबर है, किसी सिटीज़न में ये नहीं कहा जाएगा काले गोरे को, गोरे काले को, पंजाबी पठान महाजिर सिंधी बलोची, ये सब बराबर है, याद रखिएगा, शिया सुन्नी, ठीक है, हिंदू मुसलमान सब बराबर है, ठीक है। आर्टिकल 26 कहता है, आर्टिकल 25 समझ में आ गया, आर्टिकल 26 क्या कहता है, 25 भी समझ में आ गया। 26 क्या कहता है कि आप पब्लिक प्लेसेस में जा सकते हैं, जो गवर्नमेंट की पब्लिक प्लेसेस क्या होती है, रोड, पार्क्स,
हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस जो गवर्नमेंट के हैं उसमें आप जा सकते हैं, लेकिन कुछ पाबंदियों के साथ। गर्ल्स कॉलेज में नहीं जाएंगे लड़के, ठीक है ना। और इसी तरह पार्क्स में फैमिली के साथ जाएंगे, अगर लिखा है पार्क में फैमिली के साथ जाएंगे तो फिर औरत आपके साथ होनी चाहिए। इसी समझ में आया, तो ये इस पर, वरना आम रोड पे गाड़ी चलानी तो सब चला सकते हैं। रोड पब्लिक है, प्योर पब्लिक है। ये कुछ चीज़ें प्योर पब्लिक नहीं होती ना। अब गर्ल्स कॉलेज तो प्योर पब्लिक नहीं है। पब्लिक माने सबके लिए, पब्लिक माने सबके लिए, पब्लिक माने सबके लिए। तो प्योर पब्लिक तो नहीं है ना गर्ल्स कॉलेज, ठीक है। इसका आर्टिकल 27 है, उसमें सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन है। सर्विस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। सर्विस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपको, अगर आप क्वालिफाइड हैं एक जॉब के लिए, तो आपको उस जॉब से हटाया नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं, मेरे मार्क्स अच्छे हैं, मेरी क्वालिफिकेशन ठीक है, मुझे कह दिया जाए नहीं, आप चूंकि मिसाल के तौर पे मुसलमान हैं या हिंदू हैं, हम आपको नहीं रख रहे। तो ऐसा नहीं होगा, कोई सर्विस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं और जॉब है तो आपको जॉब मिलेगी, अगर जॉब नहीं है तो मजबूरी है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तो ये सर्विस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, लेकिन हमारे यहाँ करते हैं लोग। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप ये कह दें कि भाई जिसका डोमिसाइल जो होगा वो सिंध का होगा, हम उसको प्रेफरेंस देंगे, फिर तो ठीक है। लेकिन ये नहीं कर सकते कि हम ये कह देंगे भाई ये सुबह पंजाब के लोग या मुसलमान या हिंदू इस जॉब के लिए अहल नहीं है, तो ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते। लैंग्वेज, आर्टिकल 28 कहता है लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर की इजाज़त है। आपको इजाज़त है, आप पजामा कुर्ता पहने, शलवार कमीज पहने, पैंट शर्ट पहने, स्कर्ट पहने, आपको इजाज़त है। लैंग्वेज आपकी जो लैंग्वेज बोले, उर्दू, सिंधी, बलोची, पंजाबी, सराइकी, इंग्लिश, जो बोलना है आप बोल सकते हैं, कोई मना नहीं है कि आपको ये लैंग्वेज पाकिस्तान में नहीं बोलनी। स्क्रिप्ट का मतलब कोई भी आप लिखाई लिखते हैं, चाहे वो इंग्लिश में लिखें, उर्दू में लिखें तो भी, और पंजाबी में लिखें, बलोची में लिखें, सिंधी में लिखें, अलाउड है। इसमें कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। कल्चर के, जैसे होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, तो बनाएं, आप बिल्कुल बनाएं, मना नहीं किया जाएगा, आपका कल्चर है, बनाइए। हम ईद बनाते हैं, बकरा ईद बनाते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, बनाएंगे। इसी तरह हर मज़हब बनाता है, क्रिश्चियन क्रिसमस मनाते हैं, मना नहीं है। पाकिस्तान में बड़ा अच्छा मुल्क है। मैं तो कहता हूँ ये सारी बातें हमारे लोगों को हम बताएं तो दुनिया हमें पसंद करेगी। हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, गंदा नहीं है, हमने बना रखा है। अच्छा, ये अमेंडमेंट, ये तो इसका कोड है EASL। EASL समझिए, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, सिटीजन इक्वालिटी ऑफ सिटीजन है, और एक्सेस एट पब्लिक प्लेसेस है, फिर सर्विस डिस्क्रिमिनेशन और एल से लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर है। ये हो गया खत्म, सारे आर्टिकल हो गए। अब अमेंडमेंट से 3 अमेंडमेंट हुई थी, वो भी सुन लें। आर्टिकल में 10A डाला था फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल का मतलब है कि जब मुकदमा चलेगा तो जज और वकील कोई ज्यादती नहीं करेंगे, किसी मजलूम के साथ फेयर ट्रायल होना चाहिए ताकि इंसाफ मिले, और सज़ा है तो मिले, अगर सज़ा नहीं है तो नहीं मिले। हमारे यहाँ क्या होता है, बेगुनाह को सज़ा दे दी जाती है, ये बहुत गलत है। अल्लाह उसकी माफ़ी नहीं करेगा, बल्कि आइन भी आपको नहीं छोड़ेगा, आपको सज़ा होगी अगर पता लग गया कि आपने गलत किया है। आर्टिकल 19A है कि आपको रिसर्च करनी है, तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो आप किसी भी इदारे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन जो ख़तरनाक इन्फॉर्मेशन है वो आपको नहीं दी जाएगी। मिसाल के तौर पे आपका ये कहें कि मेरी एटम बम कहाँ रखा हुआ है, एटम बम को कैसे उड़ाएंगे, ये इन्फॉर्मेशन दे दें, तो ये वाली चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएंगी। बाकी आप इन्फॉर्मेशन रिसर्च के लिए ले सकते हैं, कोई मना नहीं है, कोई मना नहीं है, ठीक है ना। आर्टिकल 25A कहता है कि 16 साल तक गवर्नमेंट जो है वो बच्चे को तालीम देगी। हमारे यहाँ तो देती नहीं है गवर्नमेंट, इसका गवर्नमेंट आर्टिकल 25A को तो देती नहीं है। ये जब गवर्नमेंट को बताएं कि भाई हमारे राइट्स हैं, हमको दो, तो आज हमने पढ़ा है तो ज़ाया नहीं कीजिएगा इसको, बहुत मेहनत से पढ़ाया, अब इससे अब गवर्नमेंट से आपने ये चीज़ें लेनी है, ठीक है ना। ये हो गया, खत्म, सारा मैंने करा दिया पूरा। तो इसका कोड देखें, नीचे क्या लिखा है, LLAFR DI मैथ्स RTEASLFIR, ये टोटल कोड है। इसको याद करें, इस कोड को मैं सुनूंगा और उसका मुझे जवाब दें आप कमेंट्स में कि इनका कोड का मतलब क्या है, ताकि मैं देखूं कि आपने पढ़ा भी है या नहीं। इसको देखें अच्छी तरह। ये मैंने कोड दोबारा लिख दिया, फिर समझाया है कि आपको कि आर्टिकल 7 से 28 तक पार्ट 2 है, लेकिन 7 जो है वो टैक्स इम्पोज की बात करता है, 8 जो है वो राइट्स की बात करता है, और आर्टिकल 9 से लेकर 28 तक फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, और 10, 8, 19A और 25A अमेंडमेंट्स हुई थी आइन के अंदर, और ये डाला गया, पहले ये नहीं था, ठीक है ना। ये की सारी बातें। अब
थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। मुलाकात।